चलिए हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, है ना, उनमें हम आगे पढ़ेंगे। बारी बारी से हमने क्या कहा था कि बारी बारी से हम हर एक कॉज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कॉज था यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या था सबसे पहला? एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की, हमने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट मोनार्की वो होता है जिसमें कि राजा ही सभी तरीके के कामों का अधिकार उसी के पास होता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा लोग नहीं होते, कोई भी ऐसा, हाँ वह किसी से चर्चा भले कर सकता है, वह किसी से एडवाइस भले ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह एडवाइस जो है वह माने ही, उसको उस पर अमल ही करे, उसे लागू ही करे, है ना। तो ये बॉन्डेड नहीं होता, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे हम? एब्सोल्यूट, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम in which only ruler would decide to made new rules and regulation। कहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूलर डिसाइड करता था, राजा, यानी कि कौन था उस समय? लुइस 16, है ना, वही डिसाइड कर सकता था कि कौन से नियम लागू करने हैं, कौन से रेगुलेशन हमें रेगुलेट करना है, हाई टैक्सेस के लिए कौन सा हम क्या करें, नियम लागू करें, ठीक है। तो यही कारण है कि वह किसी भी प्रकार के स्टेट जनरल से सलाह नहीं लेता था, ठीक है। वह अपने आप से उस नियमों को लागू करना चाहता था, ठीक है, उस पर किसी का भी बाउंडेशन नहीं था, है ना, और कोई उसे परामर्श नहीं दे सकते थे। क्लियर। अब है दूसरा, ओनली किंग कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली। कहता है जनरल असेंबली की मीटिंग होती थी। जनरल असेंबली की मीटिंग क्या होती? तो जिसमें कि तीनों स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के लोग, है ना, उसमें कंबाइंड पार्टिसिपेट किया करते थे। अब कंबाइंड पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो गया कि 300 जो मेंबर है, 300 मेंबर है फर्स्ट स्टेट के आते, 300 मेंबर सेकेंड स्टेट के आते और 600 मेंबर, है ना, थर्ड स्टेट के आते थे, ठीक है। अब 300 मेंबर वो कौन होते थे? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के, और बाकी जो 600 मेंबर होते थे वह क्या करते? तो जो लोग जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो है बैठते, इस तरीके से जो मीटिंग हॉल होती थी, इस तरीके से वहां पर, यहां पर तो बैठने का अधिकार किसको था? जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग होते थे, है ना, उसको। और बाकी इसके पीछे जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वह खड़े रहते थे। और थर्ड स्टेट के लोगों में भी किसको अलाउ था यहाँ पार्टिसिपेट करने का? जनरल इलेक्शन, है ना, जनरल मीटिंग में। तो वहां जो थर्ड स्टेट में आप लोगों ने देखा था, थर्ड स्टेट में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, कोर्ट ऑफिसर्स, ये सब जो थे वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, है ना। लेबर या महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। क्लियर। तो अब यहां पर क्या थे कि जनरल इलेक्शन जो होता था, जनरल मीटिंग जो होती थी, उसमें क्या होता था कि प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। यानी फर्स्ट स्टेट एक वोट देगा, सेकेंड स्टेट एक वोट देगा और थर्ड स्टेट भी एक वोट देगा, है ना। ये पहले से चला आ रहा था। अब कहता देयर इज नो एनी कमिटी फॉर्म टू लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। कहता है कि कोई इस प्रकार का कोई कमेटी नहीं थी, संस्था नहीं बनाई गई थी, असेंबली नहीं बनाई गई थी जो कि क्या कर सके? रूलर का जो पावर है, राजा का जो पावर है, उसको मिनिमाइज कर सके, उसको लिमिटेड कर सके, उसके पावर को घटा सके। ऐसा कोई संस्था नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय, है ना, राजा किसी भी तरीके का रिफॉर्म को मानता ही नहीं था। राजा, है ना, अपने पर किसी भी तरीके का कोई फाउंडेशन नहीं लागू करना चाहता। यही कारण है कि कोई कमेटी नहीं बनी हुई थी। द लास्ट जनरल मीटिंग हेल्ड इन 1640, सबसे अंतिम जो जनरल मीटिंग है ना, वह 1614 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद, है ना, अब जाकर हो रहा था यह, है ना, यानी कि कब? 175 साल के बाद, है ना, 175 साल के बाद 1789 में हो रहा था, है ना।
ठीक है, तो बहुत समय के बीच में क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजा नहीं चाहता था किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ऑन हिम, है ना, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या किसी का भी कोई दखलंदाजी पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि मीटिंग होते ही नहीं थे, और वो राजा पर डिपेंड करता है। राजा जब चाहेगा बुलाना तभी वो मीटिंग बुला सकता, नहीं तो नहीं, कोई उसको जब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ठीक है, अनफेयर वोटिंग सिस्टम फॉर द थर्ड स्टेट। अब देखिए, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को भी एक एक वोट देने का अलाउ था, और थर्ड स्टेट को भी एक वोट देने का अलाउ था। अब यहां पर अनफेयर वोटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फर्स्ट स्टेट वाला कभी चाहेगा कि वह अपना प्रिविलेज, सेकेंड स्टेट वाला वह चाहेगा कि वह अपना प्रिविलेज खो दे, है ना, नहीं चाहेगा। वह नहीं चाहेगा कि हमें किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत हो। हम इतना अच्छा से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और हमें कभी कहा जाए कि हाँ आप टैक्स दीजिए, जो हम लोगों से संभव नहीं हो पाएगा। हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। इसीलिए यह थर्ड स्टेट के लोग नहीं चाहते थे, है ना, थर्ड स्टेट के लोग नहीं चाहते थे कि सिर्फ हमारे लिए ही यह पूरा क्या बने, नियम और कानून बने, हम ही सिर्फ टैक्स पे करें, जिसके कारण है ना अनफेयर वोटिंग सिस्टम होता था, है ना, कि थर्ड स्टेट का भी एक ही वोट जाएगा, और जिसे थर्ड स्टेट के लोगों ने नहीं माना और बाद में क्या किया वह हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। एक है टेनिस कोर्ट ओर्थ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेट के कि क्या किया था जब इन्होंने नहीं माना तो। ठीक, तो ये हमारा पहला क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, पहला कॉज था। नेक्स्ट हम लोग इसको मिटाते हैं, सेकेंड कॉज देखते हैं, करप्ट लीडरशिप। सेकेंड कॉज क्या था, करप्ट लीडरशिप था। सेकेंड कॉज था करप्ट लीडरशिप। करप्ट लीडरशिप। अब करप्ट लीडरशिप में क्या था भाई, तो हम लोग क्या बोल चुके थे कि राजा किसी से भी एडवाइस नहीं लेता था, और उसके जो राज में मंत्री थे, कोर्टियर्स थे, ये सब कौन से क्लास के थे, बस अपर क्लास के, यानी कि या तो फर्स्ट स्टेट के होंगे या फिर सेकेंड स्टेट के होंगे। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों से आपने किसी तरीके का परामर्श लिया तो क्या वह चाहेगा कि हाँ हम जो टैक्सेस हैं उनमें कमी करें? नहीं, वह तो चाहेगा कि जो थर्ड स्टेट के लोगों पर बर्डन बढ़ता जा रहा था उसे हम और बढ़ाएं, ताकि हमारे जो रहन सहन हो, हमारा जो अच्छे से काम हो रहा है, जीवन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसमें और बढ़ोतरी हो। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, द मोस्ट ऑफ द एडवाइजर were from फर्स्ट एडवाइजर एंड कोर्टियर, लिखो ना, एंड कोर्टियर वेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। कौन से, जो मोस्ट ऑफ द कोर्टियर थे वो कौन से स्टेट के थे, फर्स्ट या सेकेंड स्टेट के थे। क्लियर, वह बहुत ज्यादा धूर्त थे, है ना, दे वेयर वेरी करप्ट and spent a lot of money, कहां से, फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी,
रॉयल ट्रेजरी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी, है ना, ऑन देयर लाइफ स्टाइल, अपने ऊपर ही, अपना लाइफ स्टाइल को बचाने के लिए वह राज खजाने के पैसे को बर्बाद करता था, एक्स्ट्रा वेजेंस की तरह, फिजूल खर्ची की तरह, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है द लोड ऑफ रॉयल ट्रेजरी बिकेम हाई, है ना, बिकेम हाई, यानी कि जो लोड धीरे धीरे करके जो लोड था किस चीज पर, रॉयल ट्रेजरी पर, है ना, रॉयल ट्रेजरी पर, किस चीज का, कि जो खर्च हो रहे थे, फिजूल खर्चरी, है ना, फिजूल खर्ची हो रही थी, उसके कारण इसका लोड जो है बढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे यह रॉयल ट्रेजरी जो है डेप्थ के तले दबता जा रहा था, है ना, कर्ज के तले दबता जा रहा था। और यही कर्ज, है ना, क्या किस चीज के लिए कर्ज लिया गया वह आगे हम लोग देखेंगे। तो ये था करप्ट लीडरशिप के कारण। तीसरा है तीसरा करप्ट लीडरशिप के कारण, तो ये हो गया तीसरा, हम लोग इसको मिटा के लिखेंगे। तीसरा है, क्या था, अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या था, तीसरा था अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने क्या देखा कि जमीन के मालिक बहुत ज्यादा किसान नहीं थे, किसान की संख्या वहां 90% थी, लेकिन जमीनें उन 90% में सिर्फ 40% ही लोग जो थे वह जमीन के मालिक थे। बाकी 60% जमीन थे वह फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट या फिर थर्ड स्टेट के जो, है ना, पहला पोजीशन धारक थे, यानी कौन कौन, बिग मर्चेंट्स हो गए, बिग बिजनेस मैन हो गए, कोर्ट ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इन सब के पास था। तो क्या लिखेंगे, तीसरा में क्या था, तीसरा में क्या था, अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पहला पॉइंट क्या देंगे, 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वेयर पीजेंट, है ना, पीजेंट। 90% जो लोग थे टोटल पॉपुलेशन के, वह क्या थे, किसान थे। बट the land honor peasant, but the land honor peasant were very less, बहुत ही कम थे। लैंड और ऑनर जो पीजेंट थे वो बहुत ही कम थे। सेकेंड पॉइंट था 60%, क्या बोले, 60% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड owned by clergy, nobility and the big businessman, men or merchants, etc,
है ना। 60% जो एग्रीकल्चरल लैंड था वह कौन ऑन कर रहा था, तो ये लोग ऑन कर रहे थे। बिग बिजनेस एंड मर्चेंट्स फ्रॉम थर्ड स्टेट लिख दो, फ्रॉम थर्ड स्टेट, है ना, थर्ड स्टेट। नेक्स्ट इसमें और क्या लिखेंगे, अब जो डेप्थ होते यानी मेनी पीजेंट वेयर लैंडलेस, और है ना लैंडलेस वर्ड इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर और सर्वेंट्स etc। अब थर्ड स्टेट का ही बात करते हैं, तो थर्ड स्टेट के ही लोग ना सभी प्रकार का टैक्स पे कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे, दे पेड ऑल द टैक्सेस imposed on, they paid all the taxes imposed on him, है ना, या them। अब कहते हैं कि यह हर एक तरीके के टैक्स जो इसमें है ना क्या किया जाता था, इम्पोज किया जाता था। कौन कौन से टैक्स थे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वह सारा थर्ड स्टेट के, किसको, थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे, है ना, थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। क्लियर, तो ये तीन हम लोगों ने अभी पढ़ा। चौथा क्या है, है ना, चौथा भी हम लोग लिखेंगे।